नमस्कार। एसीएन के खास कार्यक्रम हम तो पूछेंगे में आपका स्वागत है। और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जवेरा विधानसभा के कद्दावर नेता, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रहे ऋषि लोधी जी। हम उनसे सीधी बात करेंगे, हम तो उनसे पूछेंगे। ऋषि जी, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हम तो पूछेंगे में। सबसे पहले तो मैं एसीएन चैनल के माध्यम से आपका, भाई साहब, आपकी समस्त टीम का बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं कि मुझ जैसे छोटे से इंसान का आपने इंटरव्यू लिया और मेरी बात जनता तक पहुंचाने का प्रयास आप कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। ऋषि जी, हमारा जो कार्यक्रम है हम तो पूछेंगे, इसके विषय में थोड़ा सा हम आपको बता दें। हम कुछ सीधे सवाल पूछेंगे, कुछ तीखे सवाल पूछेंगे, कुछ पर्सनल सवाल पूछेंगे। एक सुविधा हमारे कार्यक्रम में यह है कि अगर आपको लगता है कि किसी सवाल का जवाब नहीं देना है तो आप पास बोल सकते हैं, नेक्स्ट बोल सकते हैं, फिर हम उस सवाल को दोबारा आपसे नहीं करेंगे। शुरुआत करते हैं सीधे सवाल से। भारतीय जनता पार्टी की एक लंबे समय तक आपने सेवा की। 2018 में भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी और आप निर्दलीय चुनाव लड़े थे, क्या कारण रहा? भाई साहब, क्या हुआ कि लगातार 3 बार मेरा टिकट फाइनल होने के बावजूद मेरा जब टिकट कट गया, 2 बार उस समय तक जिला पंचायत अध्यक्ष में ही मेरे साथ ये घटनाक्रम हुआ। जब 5 बार किसी व्यक्ति के साथ छल हो जाता है तो फिर आदमी स्वयं निर्णय लेने पे मजबूर हो जाता है। इसलिए फिर मैंने सोचा कि अब चुनाव लड़ना ही बेहतर होगा, इसलिए मैं फिर चुनाव रण में कूद गया। आपको ऐसी क्या कमी लगी कि 5 बार आपका टिकट जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर विधानसभा तक पहुंचने का जो था वो भारतीय जनता पार्टी ने काटा? क्या रीज़न रहा? क्या जातिगत समीकरण ठीक नहीं थे, या फिर आपकी राजनीतिक पहुंच ऊपर तक नहीं थी कि आपको टिकट मिल सके? राजनीतिक समीकरण भी ठीक थे और हमारा जातिगत समीकरण भी ठीक था, लेकिन मैं इसको, यदि मैं कहूँ कि ये सब भाग्य के खेल होते हैं। जैसे भाई साहब, महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो एक से एक महारथी वहाँ बैठे थे। भीष्म भी वहाँ पर बैठे थे, कुलगुरु द्रोण भी वहाँ बैठे थे, कृपाचार्य भी वहाँ बैठे थे और द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। सब कुछ शक्ति से सामर्थ्य होने के बावजूद भी सब लोग मौन बैठे थे। तो मुझे लगता है कि शायद टिकट कटने में भी हमारे चाहने वाला, हमारे शीर्ष नेतृत्व भी मेरे को चाह तो रहा था, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। ये मैं कुछ अपने भाग्य के ऊपर भी डिपेंड मैं रखता हूँ और कुछ ये भी सोचता हूँ कि शायद समय नहीं आया होगा। समय और भाग्य को मैं इसमें अपना वो मांगता हूँ। भाग्य नहीं था, समय नहीं था, लेकिन बधाइयाँ आई थी आपको 2018 में। बधाइयाँ 18 में भी आईं, बधाइयाँ 13 में भी आईं और बधाइयाँ 11 में भी उपचुनाव मेरे पास आ चुकी थी, लेकिन मुझे लगता है कि समय नहीं आया होगा, इसलिए ये सारा घटनाक्रम घटा। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप चुनाव लड़े थे, एक अच्छा वोट बैंक आपके पास था। उसके बाद भी क्या हुआ कि आप चुनाव नहीं जीत पाए? चुनाव ना जीतने का हम सबसे बड़ा कारण ये मानते हैं कि हमें समय का अभाव था। मेरा टिकट जब कटा तो लास्ट डेट 9 तारीख थी। 7 तारीख को मुझे पता चलता है कि आपका टिकट कट गया। तो फार्म भरने से लेकर के और प्रचार तक का पूरा जो हमें समय मिला, सिर्फ 9 दिन मिले। 9 दिन और 400 गांव। मैं तैयारी में था कि पार्टी मुझे टिकट देगी, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया और एकाएक टिकट कट गया। मैं संभल भी नहीं पाया और 9 दिन में हमारे जनता जनार्दन का इतना आशीर्वाद रहा कि 22,500 मुझे डायरेक्ट वोट मिले। और एक चाल, एक छल समझ लें, एक सेम निशान, मेरा निशान ट्रैक्टर था और उससे मिलता जुलता निशान बेलन रोलर जो था, उसमें 4,500 वोट उसमें कट गया था। तो ऐसा मुझे 27,000 वोट टोटल मिला के मिला। निर्दलीय चुनाव आपने लड़ लिया। 2018 के बाद से अभी तक भारतीय जनता पार्टी आपने ज्वाइन नहीं की है। जिला पंचायत अध्यक्ष का जब चुनाव हुआ था तो टीएसएम ने आपको सपोर्ट किया था। तो अभी किस पार्टी को ज्वाइन करने की आपकी चल रही है? क्योंकि सर्वे में देखा गया है कि कांग्रेस के सर्वे में भी आपका नाम है और भारतीय जनता पार्टी के सर्वे में भी आपका नाम है। अभी संभावना में तो मैं कुछ नहीं कह सकता भाई साहब, क्योंकि अब ये तो मैं यही कह सकता हूँ इसके लिए कि जो भाग्य में जो लिखा होगा, क्योंकि पुरुष के भाग्य को हमारे ग्रंथों में कहा गया है, कोई नहीं पढ़ पाया। अब कहाँ से क्या ईश्वर ने लिखा है, कहाँ किस पार्टी में के द्वारा जनता की सेवा करवानी है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी तो मैं न्यूट्रल हूँ, जनता की सेवा जैसे कर रहा हूँ और यथावत वही कर रहा हूँ। क्रम हमारा वो जारी है। अब भाग्य में जो होगा, जो पार्टी मुझे सिंबल देगी, उसके लिए शायद जो भाग्य में होगा वही होगा। आने वाला वक्त बताएगा कि आप किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, या फिर हम ये कहें कि ऋषि लोधी अभी बताना नहीं चाहते हैं कि वो किस पार्टी से उनकी बातचीत चल रही है, उनकी क्या तैयारी किस पार्टी से चल रही है? नहीं, ये तो भाग्य और वक्त, ये जो आपने कहा ये सच्चाई है भाई साहब।
कि जो भी मेरे भाग्य में होगा और जो वक्त आने पर जो लिखा होगा वो आप सबके सामने आएगा। 2023 का चुनाव लड़ना तय है, ये हम मान के चलें कि ऋषि लोधी जी 2023 में चुनाव लड़ेंगे? ये भी एक अपन ये मान लें कि अभी ये भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है, इसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। चलिए, 2023 का चुनाव पास में है। जवेरा विधानसभा से कांग्रेस से भी प्रत्याशियों के नाम आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी प्रत्याशियों के नाम आ रहे हैं। आपको समीकरण जो हैं जवेरा विधानसभा के, आपको क्या लगता है कि जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वहाँ उनकी पोजीशन अच्छी है या फिर कांग्रेस के आने की संभावना है? अभी हमें तो लगता है, यदि सच्चाई पूछी जाए तो 23 का जो चुनाव है वो हमारे विधानसभा में तो हम यही कह सकते हैं कि वो चेहरे के ऊपर चुनाव होगा। वहाँ ना तो कांग्रेस का कुछ वहाँ दिख रहा है और ना भाजपा का। वहाँ पर चेहरे के ऊपर चुनाव होगा और मुझे लगता है कि ये ज़िले की भी यही स्थिति है और प्रदेश की भी यही स्थिति है। ये कहने में मैं कतई संकोच नहीं करूँगा। ये चुनाव जो होंगे 23 के जो चुनाव हैं वो चेहरे पर ज़्यादा आधारित होंगे। 60% चेहरे के आधार पर ये चुनाव होंगे। बड़ा राजनीतिक जवाब और बड़ा अच्छा जवाब आपने दिया कि चेहरे पे होगा। दोनों खुश, भारतीय जनता पार्टी भी खुश, भाजपा कांग्रेस भी खुश है। ऋषि लोधी का चेहरा भी एक अच्छा चेहरा है, लोग पसंद करते हैं क्षेत्र में। तो क्या ऋषि लोधी को टिकट मिलेगी तो ऋषि लोधी को लग रहा है कि वो चुनाव जीत जाएंगे? ये तो हर प्रत्याशी सोचता है भाई साहब, जो भी चुनाव लड़ता है तो उसकी भी ख्वाहिश होती है कि वो चुनाव जीतेगा और सबकी संभावना रहती है और सबका प्रयास भी रहता है। और ये अपने अपने कर्मों के ऊपर भी फल ईश्वर देता है और निरंतरता यदि मैंने कर्म किए होंगे तो जनता जनार्दन आशीर्वाद हमेशा मुझे देती रही है और इस चुनाव में भी जनता जनार्दन आशीर्वाद देगी। 2023 में जनता आपको आशीर्वाद भी देगी, आपको फल भी देगी। आप कह रहे हैं कि अगर हमने अच्छे कर्म करे होंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा। कुछ ऐसे कर्म जो आपको लगता है कि आपने क्षेत्र में अच्छे किए हैं, आप बताएं। अब अच्छे कर्म अपने मुंह से तो मियाँ मिट्टू हर कोई बनता है, लेकिन इसका जवाब तो हमारी जनता देगी, क्षेत्र की जनता देगी कि ऋषि भैया ने क्या किया। अपनी हैसियत के आधार पर, जितनी मेरी हैसियत थी, जितना बन सका है, हर क्षेत्र में कोई भी काम हो, मैं अपनी हैसियत के अनुसार करता रहा हूँ और करता रहूँगा जीवन पर्यंत तक। ऋषि लोधी के विषय में एक बात और कही जाती है कि उनकी जो गाड़ी रहती है उसकी डिक्की खाली नहीं रहती है। कहीं उसमें क्रिकेट के बैट रखे रहते हैं, कहीं उसमें स्टंप रखे रहते हैं, कहीं साड़ियाँ रखी रहती हैं, कहीं बच्चों के कपड़े रखे रहते हैं। तो ये अपना सामान साथ में लेके चलते हैं या फिर इसके पीछे कोई और रीज़न है? ये सच्चाई है। आपने जो बात की है, मेरी गाड़ी में हमेशा क्रिकेट की किट, बच्चों के कपड़े और साड़ियाँ। क्रिकेट की किट इसलिए और ट्राफियाँ इसलिए कि जहाँ कहीं भी ये कार्यक्रम होते हैं, मैच होते हैं, तो वहाँ ट्राफियाँ देने के लिए लोग बाग मुझसे बोलते हैं कि भैया मेरे यहाँ ट्राफी में मदद कर दो, तो ट्राफियाँ भी देते हैं और जीतने हारने वाली टीमों के लिए वहाँ किट भी देते हैं। क्योंकि मैंने देखा है और स्वयं भोगा भी है। हम लोग जब खेलते थे बचपन में तो हम लोग बैट के लिए भैया पैसे नहीं इकट्ठे कर पाते थे। हम लोग जाके कहीं कोई पेड़ काट के लाते थे और फिर उसका बैट बनाते थे और खेलते थे और सभी लोग चंदा करके गेंद खरीदते थे। तो वो पीड़ा हमने देखी है, इसलिए हम सोचते हैं आने वाली इस पीढ़ी को वो कुल्हाड़ी से पेड़ काट के वो बेड ना बनाने पड़ें। क्योंकि जो पीड़ा मैंने भोगी, कहते हैं ना कि जिसके पैर फटी ना बीमारी का जाने पीर पड़ाई, तो हमने वो ये देखा है, इसलिए उन बच्चों के लिए क्रिकेट किट देते हैं। उसमें बैट, गेंद, ग्लव्स और ये सारी चीज़ें उनको उपलब्ध करवाते हैं। क्षेत्र में जुड़े रहते हैं इस माध्यम से। और जहाँ तक साड़ियों का सवाल है, तो हर कोई जाता है तो बच्चियों को वहाँ पर शादियों में जो गिफ्ट देते हैं, पैसे देते हैं, 100 रुपये, 50 रुपये, 200, 500 जितने भी, तो पैसा तो भैया वहाँ खर्च हो जाता है। तो मेरी एक सोच ये है कि अपन साड़ी यदि बहन को देंगे, गिफ्ट में देंगे, तो साल 2 साल वो बहन पहनेगी साड़ी, तो अपने भैया को याद करेगी कि भैया मेरे लिए शादी में गिफ्ट दे गए थे, तो मैं इसलिए ये साड़ी बच्चियों को गिफ्ट में देता हूँ। और रही बात बच्चों के कपड़े की, तो जैसे मैं क्षेत्र में घूमता हूँ, मेरी आदत है कि सुबह 10, साढ़े 10, 11 बजे घर से निकल जाना। अब एकाएक कहीं से फ़ोन आता है कि भैया आज हमारे यहाँ बच्चे का जन्मदिन है, कहीं गणता का समारोह है, तो तुरंत कहाँ दुकान जाएंगे, कहाँ जाएंगे सामान लेना। 11 बजे तब तक दुकानें बंद हो जाती हैं। तो हमारी गाड़ी में ये व्यवस्था रहती है कि जब कहीं भी कोई ऐसे कार्यक्रम हुए तो वहाँ फ्राक भी छोटे बच्चों की, सूट भी बच्चों के लिए, यदि बच्ची का कार्यक्रम है तो बच्ची के लिए फ्राक भी
और बच्चे के लिए सूट भी हम गाड़ी में रखते हैं, ताकि हमें कहीं इसमें राजनीति कुछ नहीं है। राजनीति कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि बच्चों के लिए उनका उत्साह वर्धन करने के लिए, उनके लिए गिफ्ट देने के लिए। चलिए, ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन। हमने आपसे पूछ लिया आपके क्या कार्य हैं, किस पार्टी से चुनाव लड़ना है, कैसे चुनाव लड़ना है। लेकिन आप भाजपा में एक लंबे समय तक रहे हैं और क्षेत्र के एक कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं। कुछ आरोप भी आप पे हैं जो लोग आपके बारे में बोलते हैं। कुछ तीखे सवाल अब हम आपसे पूछने जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि ऋषि लोधी पर ये आरोप है कि वह विरोध नहीं करते, क्षेत्र में शांत रहते हैं, सरल रहते हैं, सहज रहते हैं, लेकिन अपनी दूसरी पार्टी का भी विरोध नहीं करते, या फिर कहीं पे कुछ उन्हें गलत लगता है तो उसका विरोध नहीं करते। ये क्या कारण है? भाई साहब, हम तो, हमारी जो सोच है विरोध करके आगे बढ़ना, ये तो हमारे विचारधारा में नहीं है। हम तो अपनी लाइन बड़ी करते हैं। किसी की लाइन छोटी करने से क्या क्या लाभ है? हम किसी के ऊपर कीचड़ उछालें, उससे क्या लाभ होना है? हम अपना अच्छा काम करें, अपनी लाइन बड़ी करें, यही हमारा स्वभाव है और यही हम करते आ रहे हैं। कीचड़ ना उछालें, लेकिन जहां आपको लगता है कि क्षेत्र का नुकसान हो रहा है वहां ऋषि लोधी खड़े नहीं होते। जैसे नौहटा का पुल है, पुल के पास की जो सड़कें हैं, जबलपुर हम लोग भी जाते हैं, हम लोग ने भी देखी हैं कि 2-2 फुट के गड्ढे हैं और एक लंबे समय से वो रोड ख़राब है। वहाँ कोई विरोध प्रदर्शन आपके द्वारा नहीं देखा गया? आपने कोई वहाँ पे विरोध नहीं किया? वह उस सड़क को बनाने का कोई प्रयास करने के लिए आपने कहीं आवाज़ नहीं उठाई? इसका भी क्या कारण है? रोड खराब का जो आपने क्वेश्चन किया है, अच्छा क्वेश्चन किया है। जब आपको याद होगा, एक बार टोल टैक्स बंद करवाने के लिए मैं स्वयं वहाँ गया था कि रोड तक जब तक रिपेयर नहीं होगी तब तक यहाँ कोई टोल वसूली नहीं कर सकता। वहाँ पर यहाँ के कई लोग भी गए थे, उनके साथ मैं भी सम्मिलित हुआ था। शंकर राय जी वगैरह आपके दमोह से, ये लोग भी गए थे। सारे लोग वहाँ उपस्थित थे और मैंने भी वहाँ पर अपनी उपस्थिति दी थी। जब भी कहीं कोई, यदि इस टाइप की गड़बड़ी क्षेत्र में दिखती है तो मैं निरंतर वहाँ, चाहे किसानों की आवाज़ हो, चाहे बिजली के मामले की बात हो, वहाँ मैं गया हूँ और वहाँ सम्मिलित हुआ हूँ। सोशल मीडिया पे भी आप दिखाई नहीं देते हैं, तो इसका एक कारण ये तो नहीं है कि आप विरोध तो करते हैं लेकिन सोशल मीडिया पे आप नहीं दिखते, इसलिए लोगों को लगता नहीं है कि ऋषि लोधी ने विरोध किया? सोशल मीडिया पे अभी चुनाव के बाद 2018 के बाद मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा सक्रिय नहीं रहा, क्योंकि मेरी अपनी सोच है, सोशल मीडिया के जितने फ़ायदे हैं उतने नुकसान भी हैं। क्योंकि 2018 में जब मैं बैक हुआ, मैं जब चुनाव लूज कर गया, तो मैंने देखा उसमें कुछ सोशल मीडिया का भी सहारा लेके उनने देखा कि इनके साथ कौन कौन लोग थे, तो उनको जाके प्रेशर दिया गया, उनको वापस लौटाया गया। तो मैं 5 साल के में, इस 4 सालों में मैं बहुत बिल्कुल साइलेंट हो गया। मेरा कार्यक्रम वैसे ही चलता रहा, मैं निरंतर सभी जगह संपर्क और संवाद में रहा, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे कहीं शो नहीं किया। अंदर अंदर हमारी तैयारी, हमारी कसावट यथावत वैसे ही चलती रही। आप कहीं भी किसी भी गांव में जाके पूछेंगे तो सभी लोग बताएंगे कि भैया आते हैं निरंतर, और जितना भी उनसे बनता है, जितने भी उनके लायक समस्या हल करवाने के लिए ना उन सामर्थ्य है, भैया करवाते हैं। आप कहीं भी जाके इस विषय में पूछ सकते हैं। जवेरा विधानसभा जो क्षेत्र है वो प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ क्षेत्र है। सिंगौलगढ़ का किला है, सिगरामपुर के जंगल हैं, जोगन कुंड है, चारों तरफ प्रकृति बहुत खूबसूरत है वहाँ की। लेकिन एक पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप नहीं हो पाया है। कांग्रेस की भी सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही, अभी भी वहाँ वह क्षेत्र विकसित क्षेत्र नहीं है। क्या मुख्य कारण मानते हैं आप? इसका तो मैं मुख्य कारण एक ही समझता हूँ भाई साहब, कि हमारे यहाँ जो विधानसभा है, आज़ादी के बाद से निरंतर ये बाहरी लोग यहाँ से विधायक बनते रहे हैं। क्षेत्रीय कोई व्यक्ति ऐसा बना नहीं। लगातार लंबे समय तक बाहरी लोगों ने यहाँ राज किया है और विधायक बने हैं। तो बनने के बाद सब अपना अपना क्षेत्र देखते हैं। किसी को अपने क्षेत्र के विकास की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, अपना उल्लू सीधा किया और अपनी दुनिया में चले गए। ये हमारे क्षेत्र के पिछड़ेपन के यही प्रमुख कारण हैं। आदिवासी एरिया भी है, आदिवासी क्षेत्र भी आपका जवेरा क्षेत्र माना जाता है। पूरे संपूर्ण जिले में सबसे ज़्यादा आदिवासी कहीं अगर हैं तो वो जवेरा क्षेत्र में है। उनके विकास के लिए कोई योजना या ऐसी कोई स्थिति वहाँ पे है कि उनका विकास हो सके? आदिवासियों के विकास के लिए सरकार तो कई, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार रही हो, इतनी योजनाएं चल रही हैं। और आजकल मैं तो ये मानता हूँ कि काफ़ी विकास हुआ है, काफ़ी लोगों में रहन सहन में बदलाव हुआ है। और जो भी यथासंभव यदि
कोई भी योजना लॉन्च होती है तो हम लोग हर कार्यक्रम में उनके जाते हैं, चाहे हमारी दुर्गावती जी का जन्म जयंती का कार्यक्रम हो या बलिदान दिवस का कार्यक्रम हो, हम सब लोग मिल कर के सहभागी उसमें बनते हैं और कार्यक्रम को बढ़ाते हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम भी करते हैं। उनके साथ में उठना बैठना भी रहता है और जब भी उनके उत्थान की कोई भी बात आएगी तो हम सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। अगर आप विधायक बनते हैं, जनता आपको चुनती है, पार्टी से सिम्बॉल मिलता है आपको, तो प्रमुख ऐसे कौन से कार्य आपको लगता है कि जवेरा क्षेत्र में सबसे पहले ये काम होने चाहिए जो नहीं हो पाए? सबसे पहले तो मेरी जो सोच है, मैं जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारे जो बच्चे हैं, वो शिक्षा से कुछ दूर भाग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मैं सबसे पहले तो अपने क्षेत्र में बच्चों को, युवाओं को यही प्रेरणा दूंगा कि शिक्षा के बिना आपका उद्गम नहीं हो सकता, आपका विकास नहीं हो सकता। आप कुछ भी, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे शैक्षणिक रूप से हो, आप कहीं भी अपना परचम नहीं लहरा सकते। इसलिए हर क्षेत्र में यदि विकास करना है, खुद का विकास करना है, क्षेत्र का विकास करना है, गांव का विकास करना है, तो शिक्षा प्रमुख आधार है। तो मैं कुछ अपने दिमाग से ये सोचने का प्रयास करता हूँ, निरंतर सोचता हूँ कि उस दिशा में प्रेरित करूँगा कि बच्चों को कि आप शिक्षित बनिए। हर जाति वर्ग के लोगों से मैं यही कहूँगा कि अपने बच्चों को ऐसा प्रेरित करें कि वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें और अपना नाम रोशन करें। हमारा क्षेत्र स्वयं प्रोग्रेस कर लेगा, तरक्की कर लेगा, विकास कर लेगा। पर्यटन के क्षेत्र को लेकर जो हमने आपसे सवाल पूछा था, आपने उसमें कहा कि बाहरी विधायक थे, इस कारण से उन्होंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया है। अगर आप आते हैं या आपकी सरकार आती है, अगर आप जिस पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे, तो आपका कुछ ऐसा उद्देश्य है कि प्रमुखता से पर्यटन क्षेत्र को डेवलप करने का प्रयास किया जाएगा उस तरफ? क्यों नहीं करेंगे भाई साहब। यदि हमारे यहाँ पर्यटन की दिशा में हम वहाँ पर प्रोग्रेस करेंगे तो पर्यटक लोग भी हमारे यहाँ आएंगे। पर्यटक लोग जब यहाँ आएंगे तो आर्थिक रूप से हमारा क्षेत्र भी मजबूत होगा। वहाँ के दुकानदार भी हमारे यहाँ पर आर्थिक रूप से बलिष्ठ होंगे। हमारे यहाँ कई लोग उससे प्रेरित होकर के, चाहे बिजनेस की दिशा में हों, दुकानदारी की दिशा में हों, और कई क्षेत्र ऐसे, मतलब कई दिशाओं में जाने के लिए हमारे युवा प्रोत्साहित होंगे। और हम हर हालत में किसी भी प्रकार से भी हमारे क्षेत्र में जितने भी ये पर्यटक स्थल हैं उनको बढ़ाने का मैं प्रयास करूंगा। इसमें तो कहीं किसी भी प्रकार से कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। चलिए, ये तो हो गई फ्यूचर की बात। अब हम आते हैं भूतकाल पे। जिला पंचायत का चुनाव आपको याद होगा, जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव था। उस चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी से अध्यक्ष चुने गए और कुछ दिन बाद एक पंचायत हुई थी। वो आपके द्वारा एक पंचायत आयोजित की गई थी। दमोह जिले के इतिहास में ऐसी पहली पंचायत लोगों ने देखी थी, उसकी काफ़ी चर्चा हुई थी। क्या बात थी, क्या मुद्दा था वो जिस लिए आपने पंचायत बुलाई थी वहाँ पे? पंचायत बुलाने का उद्देश्य और ध्येय यही था कि लोगों को जो पर्दे के अंदर खेल चल रहा अगर था, आप किसी का नाम ना भी लेना चाहें तो आप बिना नाम लिए भी बता सकते हैं। पर्दे के पीछे जो खेल चल रहे थे, मैं चाह रहा था कि जनता के सामने ये विषय रखा जाए कि पर्दे के अंदर क्या क्या होता है राजनीति में, और वोट को लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कैसा लेन देन करना पड़ता है, क्या। तो जनता जनार्दन के आम जनमानस तक ये विषय पहुंचाने का भी मेरा प्रयास था। मतलब जो राजनीति में जो भ्रष्टाचार हुआ है या जो होता है वो जनता के सामने लाने का आपका प्रयास था, इसलिए वो पंचायत ही बुलाई गई थी और वो बैठक भी इसलिए की गई थी और उसका वीडियो भी इसीलिए वायरल हुआ था कि लोगों को सच्चाई का पता चल सके कि जिन्हें हम अपना जनप्रतिनिधि मानते हैं वो आपकी वोटों के साथ क्या न्याय कर पाते हैं। आज कोई भी जनप्रतिनिधि हो, जनता के बीच में जाके क्या क्या ईमानदारी के कसीदे पढ़ते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, तो लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि पर्दे के बाहर जो खेल है वो क्या वास्तव में पर्दे के पीछे भी है। एक तरफ तो लोग बाग अपने आप को ईमानदार और ये ज़माने की बात करके हाईलाइट होना चाहते हैं, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि लोगों तक ये सच्चाई पहुँचे कि तुम्हारे अंदर क्या है और बाहर क्या है। आपके क्षेत्र की बात हम फिर से करते हैं कि आपके क्षेत्र में जो दमोह ज़िला है, दमोह ज़िले में जबलपुर से लगा हुआ आपका क्षेत्र है। दमोह भी 50-56 किलोमीटर पर जवेरा आ जाता है आपका, उसके बाद फिर जबलपुर लग जाता है। तो कहीं ना कहीं विकास की गति तो जवेरा क्षेत्र में धीमी है, जबलपुर के नज़दीक होने के बाद भी, दमोह के नज़दीक होने के बाद भी। यही सोच करके
मैं राजनीति में आया हमारे क्षेत्र के पिछड़ेपन के और विकास ना होने का सिर्फ यही एक कारण है कि यहाँ बाहरी लोग हमेशा विधायक बने और बन कर के उन्होंने इस क्षेत्र के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। हमारे क्षेत्र के पिछड़ेपन का यही कारण है, क्योंकि हमने देखा आपके दमोह का भी विकास हुआ है, हमारे क्षेत्र से लगा हुआ गढ़ाकोटा है, वहाँ का तो विकास आम चर्चा का विषय है। हमारे क्षेत्र से लगा हुआ जबलपुर से पाटन मझौली विधानसभा है, वहाँ का भी विकास देखने को मिलता है। चारों तरफ से या अन्य कहीं भी विधानसभा में जाओ तो लगता है देख के कि ये विधानसभा काफ़ी यहाँ काम हुए हैं, विकास हुए हैं। हमारे विधानसभा में पिछड़ेपन का यही एक कारण है कि बाहरी जनप्रतिनिधि यहाँ आकर के उन्होंने सिर्फ अपना विकास किया, बाकी ना क्षेत्र के बारे में ना जनता जनार्दन के बारे में उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। और यही एक सोच लेकर के मैं राजनीति में प्रवेश हुआ और हमेशा मैंने क्षेत्रीयता का मुद्दा उठा करके और इस दिशा में काम करना प्रारंभ किया। विकास ना होने के पीछे एक कारण जातिगत समीकरण भी है कि आपकी जाति विशेष के लोग वहाँ पर ज़्यादा हैं, उन्हीं को टिकट मिलती है, पार्टियां भी उन पर दांव लगाती हैं कि ये जीत जाएंगी क्योंकि जाति बल ज़्यादा है। तो उस जातिगत समीकरण के कारण भी क्या विकास रुक जाता है? अब यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी जाति के लोग वहाँ पर ज़्यादा विधायक के पद पर दायित्व पर नहीं रहे। सबसे पहले हमारे विधानसभा में आपके दमोह से मोदी जी वहाँ पर विधायक बने। मोदी जी के बाद पुरा पायरा के गुरुजी हमारे वहाँ से विधायक का नेतृत्व उन्होंने किया। गुरुजी के बाद फिर नेकनारायण सिंह वहाँ आए। नेकनारायण सिंह के आने के बाद फिर वहाँ पर रत्नेश सालोमन जी आए। रत्नेश सालोमन जी के बाद फिर हमारे यहाँ बुग्गे राय जी आए। बुग्गे राय जी के बाद फिर राज बहादुर सिंह आए। राज बहादुर सिंह के बाद फिर हमारे यहाँ चंद्रभान सिंह जी आए। चंद्रभान सिंह जी के बाद फिर दशरथ सिंह जी आए, फिर प्रताप सिंह जी आए, उसके बाद में ये धर्मेंद्र सिंह आए। तो ऐसे लंबा कार्यकाल यदि देखा जाए तो 20-25 वर्षों तक रत्नेश सालोमन जी, 10 वर्षों तक तुम्हारे गुरुजी, उसके बाद ढाई 3 वर्ष तुम्हारे बुग्गे राय जी, 5 वर्ष तक मोदी जी। तो यदि ऑल ओवर यदि कार्यकाल यदि निकाला जाए तो हमारी जाति वर्ग के पास ज़्यादा कार्यकाल नहीं रहा, ज़्यादा कार्यकाल अन्य वर्गों ही के पास रहा। लेकिन विकास ना होना, मैं आज भी ये सीना ठोक के कह सकता हूँ कि क्षेत्रीय लोग ना होने के कारण क्षेत्र के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया और क्षेत्र का विकास नहीं। हम इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि आपका जो विधानसभा क्षेत्र है जवेरा, वहाँ के जो मतदाता हैं उनको बाहरी लोग ज़्यादा पसंद हैं? नहीं, ये तो मैं मानता हूँ कि उस समय राजनीति में ज़्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं रखते थे और पार्टियों के नाम पर वोट दे दिया करते थे। लेकिन आज परिस्थिति भिन्न है, लोग समझदार हो चुके हैं। और जब से मैंने ये बिगुल फूंका है, जब से मैंने राजनीति में पदार्पण किया है, तब से तो बच्चे बच्चे में एक जज्बा आ गया है कि नहीं, हमारे क्षेत्र का होना चाहिए। और तभी से जाकर के प्रताप सिंह पहले यहाँ पर व्यक्ति थे जो हमारे क्षेत्र से विधायक बने। मतलब पूरा कार्य सब कुछ, ये बिगुल फूंकने का काम, ये ज़मीन पे बात उठाने का काम मैंने किया और तब जाकर के प्रताप सिंह पहली बार क्षेत्रीय विधायक हमारे क्षेत्र से बने। ये मान लेते हैं कि अभी समय नहीं है कि हम किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, अभी ये भी समय नहीं है कि हम चुनाव लड़ेंगे कि या ना लड़ेंगे। चलिए, समय ये तो है कि चुनाव की तैयारी तो चालू हो गई आपकी। हाँ, चुनाव की तैयारी में, चुनाव मूड में तो हमेशा रहता हूँ। और जब चुनाव आता है तो आपने देखा होगा, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे जनपद के चुनाव हो, हमेशा मैं 5 साल निरंतर चुनावी मूड में रहता हूँ। लेकिन जब चुनाव आता है तो मेरा चुनाव जनता जनार्दन रहती है। मैं चुनाव के टाइम बिल्कुल फ्री रहता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं रहता, क्योंकि एक माहौल आप लोगों ने भी देखा है, जनता जनार्दन का जो रुझान, जो आशीर्वाद सब मिलता है वो किसी से छुपा नहीं है। वो तो आपने देखा है कि लोगों में कितना उत्साह होता है। उस समय ऋषि नहीं लड़ता चुनाव, उस समय जनता चुनाव लड़ती है। हाँ, 5 साल में चुनावी मूड में रहता हूँ हमेशा। ये आप किसी से पूछ लें, 24 घंटे 12 महीने हमेशा यही हमारा काम रहता है। सुबह 10-11 बजे घर छोड़ देना और रात में 12-1-2 के पहले घर नहीं वापस आता हूँ। एक अंतिम सवाल और आपसे कर लेते हैं। ये जो सरल और सहज स्वभाव है आपका, टिकट ना मिलने का कारण भी यही है क्या? अब मैं नहीं बता सकता। मैं तो इसको यही कहना चाहूँगा
कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा ना कभी किसी को कुछ मिला है और ना कभी किसी को कुछ मिलेगा। यदि समय आ जाएगा और भाग्य में होगा तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमें वहाँ पहुँचने से रोक सके। ये थे हमारे साथ में 56 जवेरा विधानसभा से ऋषि लोधी जी, जिनसे हमने बातचीत की। बातचीत में आपने देखा होगा कि किस तरह से मंझे हुए जवाब इनके तरफ से आए हैं। जब भी हमने इनसे कुछ सवाल पूछा है तो उसका जवाब इन्होंने पूरा राजनीतिक दिया है। चुनाव लड़ना तय है, किस पार्टी से तय है ये अंदर ही अंदर रखे हुए हैं, अभी तक किसी को बताया नहीं है, ना बताने का प्रयास किया है। और हमने भी प्रयास किया कि इनसे पूछा जाए तो इनका कहना है कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। 2023 में देखना है ऋषि लोधी जी का भाग्य उनका साथ विधानसभा चुनाव में देता है या नहीं देता है। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अगले कार्यक्रम में हम तो पूछेंगे, फिर हम किसी जनप्रतिनिधि या नेताओं के साथ आपसे मुखातिब हो गए। धन्यवाद।